नेक्स्ट लिखो, मैरिटल रेप मैरिटल रेप्स कॉमा ऐसे करके इंडिया। सो मैरिटल रेप वाला कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एथिक्स का भी एक टॉपिक हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके पास जीएस पेपर 1 जो है, आप सोसाइटी पढ़ते हो तो उसका भी ये टॉपिक हो जाता है। साथ ही साथ जो हम जीएस पेपर 2 में पॉलिटी पढ़ते हैं, पब्लिक पॉलिसी पढ़ते हैं, गवर्नेंस पढ़ते हैं, उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है उसका भी टॉपिक हो जाता है। सो मोरोवर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसके बारे में लिखना, अ थ्री जज बेंच a three judge bench of Supreme Court, comma, headed by Chief Justice of India, जो इससे पहले हमारे चीफ जस्टिस थे, अभी तो चेंज हो चुके हैं, headed by Chief Justice of India डी वाई चंद्रचूड, डी वाई चंद्रचूड, CHUD, चुद, चंद्रचूड, has begun the hearing of petitions challenging the hearing of petitions challenging the constitutional validity of exception second to section 375 of IPC, to the section 375 of IPC। सो इस हेडलाइन को समझने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आईपीसी का सेक्शन 375 मैरिटल रेप के बारे में बोलता क्या है, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। उसमें जो सेकंड वाली एक्सेप्शन है वो किसकी बात करती है, तो उसके ऊपर कई सारी पिटीशंस जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हुई थी, आप बोल सकते हो। तो उसके ऊपर ये इंक्वायरी एक तरीके से स्टार्ट होती है। सो लिखना इसमें, व्हाट इज सेक्शन 375। सेक्शन 375 है क्या, इसको समझते हैं। व्हाट इज सेक्शन 375। सो लिखना इसमें, दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस acts constituting rape committed by a man against a woman, rape committed by a man against a woman। ठीक है। सो जो वुमेन का रेप होता है उसके बारे में सेक्शन 375 बात करता है। ठीक है, कॉमा, द सेक्शन consists two exceptions the section consists two exceptions number one, marital rape decriminalization। नंबर वन है मैरिटल रेप decriminalization,
इसमें लिख लेना, a man is not considered guilty, a man is not considered guilty if he has sexual intercourse, if he has sexual intercourse with his wife, with his wife, comma, provided she is not under 18 years of age, provided she is not under 18 years of age। तो इसमें दो एक्सेप्शंस है आर्टिकल 375 की, मतलब एक ऐसा आर्टिकल जो बात करता है कि अगर एक वुमेन का रेप किया जाता है मैन के द्वारा तो उस केस में क्या होगा। उसमें दो एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन क्या बोलती है कि अगर किसी हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन है और वो वाइफ की जो एज है वो 18 साल से ऊपर है, तो उसको वो वाइफ रेप नहीं बोल सकती। लेकिन अगर उसकी वाइफ की एज जो है वो 18 साल से कम है, उसको रेप कंसिडर किया जाता है। उसको बोलते हैं मैरिटल रेप, उसको रेप कंसिडर किया जाता है। 18 साल से ऊपर है तो रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन 18 साल से नीचे है तो उसको रेप माना जाएगा, उस वुमेन की एज, उस वाइफ की एज। ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है मेडिकल प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर्स। तो इसमें लिखो मेडिकल प्रोसीजर्स आर एक्सक्लूडेड, medical procedures are excluded from the definition of rape, from the definition of rape, comma, these procedures includes several activities, includes several activities, comma, sexual intercourse, comma, sexual intercourse or sexual act, sexual act by a man, by a man with his own wife, by a man with his own wife, etc., etc. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेडिकल प्रोसीजर्स की, तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, आप बोल सकते हो, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक वुमेन डॉक्टर के पास जाती है, गाइनो के पास जाती है, सो ऑटोमेटिकली उसकी विजाइना के अंदर वो चेकिंग करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट या कुछ ना कुछ एंटर करते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन भी होती है तो उसका भी प्रॉपर वो एग्जामिनेशन किया जाता है। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप, आप बोल सकते हो, उसको आप रेप कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, आप बोल सकते हो। कल को वो वुमन बोले कि मेरा रेप हुआ है इस तरीके से, तो उसको वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो जो उसका हस्बैंड है उसकी प्रेजेंस जो है वो जरूरी होती है, आप बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट,
सब हेडिंग देना, लॉज गवर्निंग मैरिटल रेप इन इंडिया। लॉज गवर्निंग मैरिटल रेप इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से लॉज हैं जो मैरिटल रेप को गवर्न करते हैं और बताते हैं इसके बारे में। तो उसमें लिखना, नंबर 1, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, इसमें लिख लो, इट डिफाइंस रेप but also provides exception. It defines rape but also provides exception in case of married couple and wife, with minimum age of 18 years, and wife with minimum age of 18 years. सो इसमें मैरिटल रेप की बात तो की जाती है, लेकिन 18 साल से नीचे वाला जो होता है ना, उससे ऊपर अगर वाइफ की एज है तो उसको फिर ये कंसिडर नहीं करता है। नंबर 2, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। तो ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या बोला गया था, द सुप्रीम कोर्ट रेज्ड द एज ऑफ कंसेंट, the Supreme Court raised the age of consent in marriage from 15 years, 15 साल, from 15 years to 18 years। 15 से कितनी कर दी, 18 साल। 15 years to 18 years, but did not criminalize marital rape, सो हमारे यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पास सेक्शंस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पास लॉज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसको देखो, सबसे पहले तो सेक्शन 375 ही आ जाता है। सेक्शन 375 जो है ये बात करता है कि अगर 18 प्लस वाइफ की एज है तो उसको मैरिटल रेप जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब 18 साल से ऊपर अगर वाइफ की एज है तो चाहे उसके कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी उसका हस्बैंड करता है तो वो रेप नहीं आप बोल सकते हो। नंबर 2, पहले ये जो एज थी ये कितनी थी, ये थी 15 साल। फिर हमारे पास क्या आया, केस आया जिसका नाम है थॉट्स ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। कब, 2017। उसमें क्या किया गया, 15 साल की जो एज थी उसको बढ़ा के 18 साल किया गया, तभी हम यहाँ पे अब 18 साल बोलते हैं। लेकिन 18 साल से ऊपर की अगर वुमेन है तो वहां पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो डीक्रिमिनलाइज्ड है, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है आप बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा है सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो अभी हमारे पास लॉ है, आईपीसी तो रिप्लेस कर दिया ना। सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस जिसको बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, कॉमा, द न्यू क्रिमिनल लॉ addresses cruelty towards women. The new criminal law addresses cruelty towards women, but does not explicitly मतलब सीधे तौर पे explicitly recognize marital rape as a criminal offense।
रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसेंट वाला लॉ है वो भी बोलता है कि ये बहुत गलत चीज है अगर वुमेन के कंसेंट के बिना मैरिज में भी अगर उसके साथ उसका हस्बैंड जो है वो किसी भी तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी करता है उसके कंसेंट के बिना। लेकिन क्या उस एक्ट को उन्होंने क्रिमिनलाइज किया? आंसर इज नो। तो आज भी हमारे देश के अंदर आपको यही देखने को मिलता है कि जो 18 साल से ऊपर एज की वाइफ है उसके साथ अगर उसका हस्बैंड रेप करता है, मतलब फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप एंड दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय गवर्नमेंट, आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट criminalizing marital rape, arguments given by government against criminalizing marital rape। सरकार क्या तर्क देती है कि हम क्यों मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लॉ तो सरकार को ही पास करना है। सरकार क्यों कोई लॉ नहीं पास कर रही है? सरकार का क्या बोलना है? तो नंबर 1, इम्पैक्ट ऑन मैरिज। पहला जो वो रीजन बताते हैं दैट इज इम्पैक्ट ऑन मैरिज। तो इसमें लिखना, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट making marital sexual acts punishable, making marital sexual acts punishable as rape, punishable as rape could severely impact, could severely impact the institution of marriage, could severely impact the institution of marriage। तो सरकार बोलती है कि अगर तुम मैरिज के अंदर हो रही सेक्सुअल एक्टिविटी को भी रेप कंसिडर करोगे, तो अभी तो ये होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के अगर आप देखो तो बहुत सारे फेक केसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? रेप के केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि मेरे हस्बैंड ने मेरा रेप किया है जी। तो लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक फीमेल ने कंसेंट दिया और उसके हस्बैंड ने उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की, बाद में फीमेल बोली मैंने कंसेंट दिया ही नहीं, कैसे मनाओगे? कैसे मनाओगे कि वो बोले हाँ मैंने कंसेंट दिया ही नहीं है? तो कैसे मनाओगे? वो बोले कि मैंने नहीं दिया, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। तो कैसे मनाओगे? नहीं मना सकते ना। तो यहाँ पे फंसेगा कौन? मेल। तो गड़बड़ हो जाएगी आप बोल सकते हो। फिर तो जो मैरिज वाला इंस्टीट्यूशन है, फिर इससे तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। फिर मैरिज तो मतलब हमारे देश में एक तरीके से खतरे में आ जाएगी, सरकार बोलती है तो ये तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, आप बोल सकते हो। ठीक है, नंबर 2, पार्लियामेंट्री डिसीजन। नंबर 2, पार्लियामेंट्री डिसीजन। इन 2013, इन 2013, 2013 की बात है, द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट amended section 375, the parliament amended section 375, but it decided to retain, but it decided to retain marital rape as an exemption, marital rape as an exemption, exemption या exception भी लिख सकते हो, as an exemption और exception। तो 2013 में जो सेक्शन 375 है इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे उस टाइम की सरकार के द्वारा, लेकिन उस टाइम पे भी सबने यही बोला था कि भाई जो मैरिटल रेप है
ये आप एक्सेप्शन रखोगे रेप की कैटेगरी में, क्योंकि सेक्शन 375 टॉक्स अबाउट रेप। अब उसमें मैरिटल रेप आएगा कि नहीं आएगा? अगर 18 साल से कम एज है बीवी की तो मैरिटल रेप हो जाएगा वो, अदरवाइज कोई मैरिटल रेप नहीं होगा। तो ये उस टाइम पे भी पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था, आज का पार्लियामेंट भी यही बोलता है, आप बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 3, सेपरेट प्रोविजंस। नहीं, हाँ, उससे पहले से है, ये जो आपके मनमोहन सिंह की सरकार है। सेपरेट प्रोविजंस फॉर कंसेंट विद इन मैरिज। सेपरेट प्रोविजंस फॉर कंसेंट विद इन मैरिज। तो उसमें लिखो, द गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड violations of consent, the government acknowledged violations of consent, violation of consent, but argued that but argued that the consequences should differ for marital relationships. Consequences should differ for marital relationships compared to non-marital relationships. Compared to non-marital relationships. Should differ for marital relationships compared to non-marital relationships. सरकार ने बोला कि हम मानते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है कि वुमेन की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी उसके हस्बैंड के द्वारा की जाती है, बट चक्कर ये कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज खराब हो जाएगा। लेकिन अगर सेम एक्टिविटी एक नॉन मैरिटल रिलेशनशिप में की जाएगी तो वहां पे आपको रेप की सजा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे देश में एक नया सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है कि बिफोर मैरिज लिव इन का जो एक कल्चर है वो आपको आसपास देखने को मिल रहा होगा, चंडीगढ़ में बहुत कॉमन है कि एक कपल जो है बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप बोल सकते हो। दिस इज ऑल ओवर इंडिया भी बड़ा फेमस हो रहा है ये कंसेप्ट। अगर इस केस में वुमेन आके केस करे कि हम लिव इन में रह रहे थे और उसने बिना मेरी इच्छा के विरुद्ध, आप बोल सकते हो, मेरे साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की है, तब रेप का केस बनेगा। लेकिन जब मैरिज हो चुकी है उसके बाद नहीं बनेगा, आप बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 4, जुडिशियल इंटरफेरेंस। जुडिशियल इंटरफेरेंस, तो उसमें लिखना, द गवर्नमेंट अर्ज द गवर्नमेंट अर्ज्ड द सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट अर्ज्ड द सुप्रीम कोर्ट टू रिस्पेक्ट decision of parliament to respect decision of parliament and not interfere in the socio-legal matters concerning marriage, and not interfere in the socio-legal matters concerning marriage. सो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि इन मामलात में आप दखलंदाजी मत करो, क्योंकि इसके बारे में बेहतर कौन सोच सकता है? पार्लियामेंट सोच सकता है। ठीक है। तो वो बार बार सरकार सुप्रीम कोर्ट को बोलती है कि मैरिटल रेप जो है इसको, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो वुमेन की एज 18 साल है उससे ऊपर वाली वुमेन के साथ अगर मैरिटल रेप होता है तो उसको क्रिमिनलाइज मत करो। मैरिटल रेप हो सकता है, ये सरकार भी मान रही है, लेकिन उसको क्रिमिनलाइज मत करो, वो बोल रही है। मतलब उसके लिए पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम वाली एज वुमेन के साथ होता है मैरिज में तो फिर उसके लिए आपके पास सजा मिलती है हस्बैंड को। सो दिस इज द प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट लिखो, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। तो फिर तो पनिशमेंट ही होगी ना वो, तो अगर फाइन भी रखेंगे तो दैट इज द प्रॉब्लम।
क्या क्या वो आर्गुमेंट्स हैं जो इस फेवर में है कि भाई मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए। नंबर वन, वायलेशन ऑफ कंसेंट। वायलेशन ऑफ कंसेंट। तो लिखना इसमें, द कंसेंट, द कंसेंट remains central to, the consent remains central to definition of rape, central to definition of rape, and marriage should not negate, and marriage should not negate, negate, मतलब किस चीज को इग्नोर करना, negate the autonomy of a woman over her body, the autonomy of a woman over her body। वो बोल रहे हैं कि देखो आज भी अगर आप रेप की बात करते हो, चीज तो वही है, अगर आप देखो दिस इज द सेक्सुअल एक्टिविटी जो कि एक मेल और फीमेल के बीच में हो रही है। अगर कंसेंट के साथ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर विदाउट कंसेंट हो रही है तो वो रेप बन जाता है। सो मतलब रेप है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, वुमेन का कंसेंट है कि नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट कंसेंट। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जब तक मैरिज नहीं हुई तब तक तो कंसेंट को हम इंपॉर्टेंस देंगे, जब मैरिज हो जाएगी उसके बाद भाड़ में जाए तुम्हारा कंसेंट। ऐसा दोनों होता है। वुमेन की जो बॉडी है उसके ऊपर वुमेन का अधिकार है ना। तो आप कैसे बोल सकते हो ये चीज कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो तुम्हारा कंसेंट चलेगा, लेकिन शादी होगी उसके बाद चाहे तुम्हारे साथ रोज रेप हो उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब आसपास भी, जैसे अभी तो तुम थोड़े बच्चे हो, थोड़े बड़े होगे, जब वुमेन बनोगे एक्चुअल में अगर हम देखें तो अभी तुम बच्चे ही हो। तो तुम अगर आसपास की वुमेन की बातें सुनोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, अभी भी अगर तुम बातें को ऊपर ध्यान देते हो तो अक्सर तुम्हें ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बहुत दूर दुराडे हो रहा है, आपके आसपास में आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन को चुप करवा दिया जाता है इस मामले में, लेकिन जो गलत है उसके ऊपर आपको आवाज उठानी चाहिए। एज सिंपल एज दैट, इस चीज को अपने याद रखना है, ठीक है। नंबर टू, आर्बिट्रेरी लीगल एक्सेप्शन। आर्बिट्रेरी लीगल एक्सेप्शन। तो उसमें देखो, the exceptions of section 375, the exceptions of section 375 are arbitrary, are arbitrary as it discriminates against married women, as it discriminate against married women, comma, depriving them, depriving them of legal protections, depriving them of legal protections available to unmarried women, depriving them of legal protections unavailable, legal protections available to unmarried women। सो उन्होंने बोला कि ये जो तुमने रख रखा है एक्सेप्शन, ये गलत है। तुम एक तो लीगल अधिकार वुमेन को दे रहे हो जो कि अनमैरिड है, अगर उसकी मैरिज हो जाती तो मतलब तुम उसका वो अधिकार जो है अपनी बॉडी के ऊपर कंसेंट का जो अधिकार है तुम छीन रहे हो। ये कहाँ का न्याय हुआ आप बोल सकते हो। तो ये तो मन मर्जी है जो अब तुम चलाई जा रहे हो, आर्बिट्रेरी है। इससे तुमने वुमेन से पूछी ये बात। नंबर चार, नंबर थ्री सॉरी, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्म्स।
इंटरनेशनल लेवल पे रूल रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, लॉ क्या बोलता है, इंटरनेशनल नॉर्म्स। तो इसमें लिखना अराउंड 77 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, around 77 countries of the world, including Australia, Canada, and USA, Australia, Canada, and USA have criminalized marital rape, have criminalized marital rape, comma, aligning with aligning with human rights standards, aligning with human rights standards। तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनको हम आइडल मान के चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, इन सब कंट्रीज में अराउंड 77 ऐसी कंट्रीज है वर्ल्ड में जहां पे मैरिटल रेप जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। सिंपल सी बात है, देखो रेप की ना एक सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर एक पर्सन के कंसेंट के खिलाफ उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेप। एक पर्सन, नॉट वुमेन, नॉट मेन। प्रॉब्लम इज आर्टिकल 375 सीधे तौर पे मेंशन करता है मेन के द्वारा वुमेन का रेप। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, एक मेल का रेप हो रहा हो तो उसको आप किस तरीके से कंसिडर करोगे? देखो रेप क्या है, रेप इज ऑल अबाउट कंसेंट के खिलाफ जाना, आप बोल सकते हो। तो अगर आप एक मेल के कंसेंट के खिलाफ उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल को अगर आप देखोगे तो फीमेल के कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्स जो है वो हो सकता है, लेकिन मेल के कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्स होना इज बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन आजकल क्या है, आजकल ऐसी बहुत सारी मेडिसिन और ये सब आपको देखने को मिलती है कि सामने वाले बंदे को आपने कोई नशीली दवाई दे दी, आप बोल सकते हो, और वो अपने होश में है ही नहीं, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट हिज कंसेंट, आप बोल सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। इन सब चीजों को मुद्दा उठता है लेकिन हम बात ही नहीं करते। चलो ये तो हो गया मेल फीमेल के केस में। जो बहुत सारे मेल हैं जिनका रेप जो है मेल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि दैट इज क्वाइट पॉसिबल। उस तरीके की एक्टिविटी एक मेल मेल के साथ करता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं आसपास। तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको भी तो रेप ही बोलना चाहिए। क्या आप उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हो? आंसर इज नो। आपने क्या बोला, 18 साल से नीचे का अगर कोई लड़का या लड़की है उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कोई करता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड का रेप हो गया। 18 साल के बाद अगर एक मैन के साथ सेम एक्टिविटी होगी तो मतलब वो रेप नहीं। 18 साल से नीचे एक लड़के के साथ एक सेक्सुअल एक्टिविटी कोई लड़का ही करता है अगर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रेप। लेकिन 18 साल से ऊपर अगर उसके साथ वो चीज हो रही है तो वो रेप नहीं है, फीमेल के साथ हो रही है तो वो रेप है। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं हमारे लॉ में, क्योंकि ये लॉ बड़े पुराने हैं। ये लॉ बहुत पुराने हैं। अब सेक्शन 375 जो है ये आईपीसी का है, जो कि 1860 का है। आप खुद सोच के देखो, आज दुनिया जहान में ये सारे केसेस चेंज हो चुके हैं, आप बोल सकते हो ये सारे लॉज चेंज हो चुके हैं और हम अभी भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, तभी तो जब हमारे यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज वगैरह की बात आती है तो ये कुछ बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि लॉ तुम्हारे हैं सदियों पुराने और डिमांड जनता कर रही है मॉडर्न जमाने की, आप बोल सकते हो। अब जिन्होंने लॉ बना के दिए थे उन्होंने तो सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर रखा है। जिन्होंने आपके लॉ के अंदर लिखा था कि सेम सेक्स मैरिज इज इलीगल अननेचुरल, आज उन्होंने तो अपनी लीगल कर रखी है और तुम आज भी उसी को फॉलो कर रहे हो। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों में, इस एक डेकेड में, ये जो 2011 से 2020 तक का डेकेड है, इसमें बहुत चेंज हुआ है हमारे देश में। लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो आपके पास सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड इन इंडिया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पिटीशन को रिजेक्ट कर चुकी है कि हम अलाउ नहीं करेंगे।
सरकार भी रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब तुम्हें अलाउ करना पड़ेगा। जब तुम वो अलाउ करोगे तो फिर तुम्हें ये भी अलाउ करना पड़ेगा कि मेल का रेप हो सकता है, क्योंकि अगर सेम सेक्स मैरिज हो सकती है तो फिर रेप भी तो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा, तो तुम्हें अभी नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। तो मतलब इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं सकते, डबल स्टैंडर्ड्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहीं भी, हर जगह ही, नॉट जस्ट आपको यूनिवर्सिटी वगैरह मतलब कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे नोन में एक था, एक पर्सन, मतलब मेरे नानके वाली साइड। सो ही वॉज गे, उस पर्सन का रेप किया गया, देन ही कमिटेड सुसाइड एंड ही डाइड। या 4-5 साल पहले की बात है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे फील हुआ कि दिस इज रियली रॉन्ग, बहुत गलत है ये। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने किसी बंदे के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी की, उसके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है मरने के अलावा, क्योंकि वो सामने वाले के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता, और सरकार इसको रेप ही नहीं मानती है। और ये कोई 1, 2 या 3 केस नहीं है, हजारों ऐसे केसेस हर साल होते हैं, हजारों ऐसे केसेस हर साल होते हैं, आप बोल सकते हो। आप थोड़ा सा भी इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। आजकल तो पब्लिकली बहुत सारे केसेस अवेलेबल हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन लॉ कुछ बोलता नहीं है। और लॉ जिस चीज को क्राइम नहीं मानता, तो वो एक्टिविटी करने के लिए आप गिल्टी नहीं माने जाओगे। एथिकली आप गिल्टी हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आप गिल्टी फिर नहीं हो, क्योंकि लॉ उस चीज क्रिमिनलाइज कर ही नहीं रहा, आप बोल सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, नंबर 4, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो इसमें लिखना, द लॉ शुड प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन, द लॉ शुड प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल द वुमेन, to all the women irrespective of their marital status, to all the women irrespective of their marital status, of their marital status। सो सभी वुमेन को सेम अधिकार मिलना चाहिए। आपने ये नहीं देखना है कि वो उसकी मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, तो वो गलत हो जाएगा काम फिर। ठीक है, दैट्स इट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अभी इसके ऊपर वर्डिक्ट आना है। एक्चुअली क्या था, ये अक्टूबर की बात है। नवंबर में अगर आपको याद हो तो हमारे जो ये चीफ जस्टिस थे, इनकी रिटायरमेंट थी। ये अक्टूबर की बात है जब ये पिटीशंस को उठाया इन्होंने, नवंबर में इनकी रिटायरमेंट थी। तो इन लोगों ने अभी तक इसके ऊपर हियरिंग जो है वो नहीं की, जजमेंट दी नहीं अभी, आप बोल सकते हो। आगे चल के जब जजमेंट आएगी तो तब फिर उसको देखेंगे क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस मुद्दे को डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। 10 साल पूरे हो गए स्वच्छ भारत मिशन को। 2014 में आया था, और अक्टूबर में 2024 में कितने हो गए आपके, 10 साल पूरे हो गए। सो 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, सो लिखना है इसमें, द स्वच्छ भारत मिशन was launched on 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था 2014, 15 अगस्त 2014, बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच,
but the official launch of the mission was on but the official launch, वहां पे तो स्पीच में बोला था जस्ट कि ऐसा कुछ करेंगे, बट द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ दिस मिशन was on was on